हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने जेआईबी एंड सीआईबी का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आपके लिए प्रिपरेशन का, मेरे लिए पढ़ाने का। जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि मैं जेआईबी सीआईबी दोनों क्वालिफाइड हूँ विथ फर्स्ट क्लास, और इसके अलावा भी 3 सर्टिफिकेट भी मैंने किए हैं आईआईबीएफ के। तो मेरे को थोड़ा बहुत गाइडेंस और नॉलेज है कि ये एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। यू कैन ईजली अचीव 60 प्लस इफ़ यू प्रिपेयर वेल। तो प्रिपेयर वेल का क्या मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोग बुक नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू द टाइम पॉजिटिव। उनके लिए ये वीडियो काम आएगी। और हर रोज़ वीडियो देख के अपना नोट्स बनाते हैं तो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। और कल ही मेरी नई बुक डिलीवर्ड हुई है। पहले मैंने जब एग्ज़ाम पास किया था सिलेबस कुछ और था, अब सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न भी चेंज हुए हैं। तो उस हिसाब से मैंने नई बुक मंगाई और मैं इसको पढ़ूंगा, इसका नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। और उनके लिए जो बुक पढ़ने में पढ़ पाते हैं या बुक उनको पढ़ना अच्छा लगता है, आई विल रिकमेंड कि बुक से ही तैयारी करें, वो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। इफ़ नॉट, आप ये वीडियो देख सकते हो। ये नोट्स मैं एक मॉड्यूल ख़त्म करूँगा, उसके बाद आपको अपलोड कर दूँगा। जो फेसबुक ग्रुप मैंने बनाया है, स्टडी इनसाइड आउट, जेआईबी का अलग है, स्टडी इनसाइड आउट सीआईबी अलग है। तो जेआईबी वाले उसमें ज्वाइन करें, सीआईबी वाले उसमें ज्वाइन करें। और दैट्स इट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। ये सीआईबी का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, मॉड्यूल डी स्टार्ट किया है। और ये बुक है बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज। ये बुक मैंने स्टार्ट की है। तो ये चैप्टर नंबर 25A है। और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं आपको चैप्टर पे लाता हूँ। तो ये चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप जानते हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट का कितना वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे इजी लैंग्वेज में। उसके बाद ये पूरे नोट्स मैंने बुक से बनाए हैं, सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो कवर किए हैं। और जो बुक में जैसे जैसे टॉपिक दिया हुआ है उसी हिसाब से नोट्स बनाए हैं, तो ये आपके लिए भी काफ़ी आसान होगा। डायरेक्ट नोट्स पढ़ने से दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने शॉर्टकट में लिखे हैं जो कि आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो आप वीडियो देखें, उसके बाद नोट्स रिवीजन के लिए रखें। कुछ ना समझ में आए फिर वीडियो रेफ़र करें, ताकि आपको परेशानी ना हो कुछ भी समझने में। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो देखते देखते, वो वेल एंड गुड है। भले आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी मगर आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का उत्पत्ति जो होता है एग्रीमेंट से होता है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है कि पर्सन ए, ठीक है, एक पर्सन टू, ठीक है, ये बोल पर्सन ए बोलता है कि मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे आलू दे दो। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ कि पर्सन ए बोल रहा है कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे आलू दे दो। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। और एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? जब ये इन्फोर्सिएबल बाई लॉ हो जाएगा। यानी कि आपने स्टाम्प पेपर खरीदा, मान लीजिए पी ने ही स्टाम्प पेपर खरीदा या पी पर्सन टू ने ही स्टाम्प पेपर खरीदा, और उसमें साइन करवा लिए दोनों के, तो ये एग्रीमेंट था। और इसमें जब लॉ का तड़का लगा, दैट इज स्टाम्प में साइन करवा लिए, तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल इन लॉज, मतलब अब इसको कोर्ट में ले जा सकता है पर्सन वन या पर्सन टू जो भी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में यही फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्स बाय लॉ, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। मतलब आज मैं अपने फ्रेंड को बोला मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे
ये चीज़ दे दो मेरे को। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट हो गया, मगर उस चीज़ को जब वो एक पेपर पे साइन करवा के और नोटराइज और सारे स्टाम्प पेपर लगे होंगे तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स। ये सब पे क्वेश्चन आएंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझना है ये चीज़ें, ठीक है। दैट इज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में होते हैं वो गवर्न किससे होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे लॉज इसमें लिखे होंगे, सारे सेक्शंस होंगे, और इस बुक में और एग्ज़ाम में आपके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो भी मैं इसमें कवर कर दूंगा। और रेमिडीज़ क्या है, अगर कुछ लफड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज़ ICA 1872 में कवर है। ये डेट आपको याद रखनी है, 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मीनिंग देखते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या क्या उसमें एसेंशियल चीज़ें हैं वो इसमें देखेंगे। सबसे पहला है फ्री विल कंसेंट, मतलब ये जैसे P1 P2 का हमने एग्जांपल लिया था, पर्सन 2, दोनों फ्री विल होनी चाहिए। मतलब पर्सन 1 जो 100 रुपया दे रहा है, पर्सन 2 जो आलू दे रहा है, दोनों एग्रीड होने चाहिए, उसमें दोनों का फ्री विल होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पहला पॉइंट हो गया, फ्री विल कंसेंट। दूसरा है कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से 18 साल के ऊपर अगर आदमी हो तभी वो कम्पिटेंट होगा, और साउंड माइंड वाला हो तभी वो कम्पिटेंट होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। हवा हवा में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे पर्सन 1 पर्सन 2 में ये कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है, पर्सन 1 के लिए कंसिडरेशन है कि वो 100 रुपया देगा तो उसको आलू मिलेगा, और पर्सन 2 के लिए कंसिडरेशन है कि वो आलू तभी देगा जब उसको 100 रुपया मिलेगा। तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है इसमें। कंसिडरेशन मतलब होता है कि दोनों कुछ पॉइंट पे एग्री हुए हैं, दैट इज कि 100 रुपया में उसको आलू मिलेगा, ये पॉइंट पे दोनों एग्री हुए हैं तो वो कंसिडरेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेड विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉज हैं, तो उसी लॉ को कंप्लाई करते हुए ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो कोई फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, तुम इसका मर्डर कर दो जाके, तो ये एक तरह से इलीगल हो गई, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट। पंचमा है नॉट ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड हम लोग आगे देखेंगे कि वॉइड क्या होता है। ये 5 चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है, ये मैंने बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, दैट इज लॉ में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या रिटेन होना चाहिए, दैट इज इन्फोर्समेंट। और ये तो बता ही दिया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर का। नेक्स्ट आता है की कंपोनेंट टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 5 टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक प्रपोजल, दूसरा एक्सेप्टेड, तीसरा प्रॉमिसर, चौथा प्रॉमिसी, ठीक है। अब इसको हम लोग इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये P1 प्रपोज करता है कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे आलू दे देना। तो P1 प्रपोज कर रहा है तो वो प्रॉमिसर हो गया, ठीक है। और P2 अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है ये प्रपोजल को, तो ये एक्सेप्टर हो गया। यहाँ पे ये लिखा है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेड इज इक्वल टू प्रॉमिस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉमिसर हो गया जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको 100 रुपया दे रहा हूँ, तुम मुझे आलू दे देना, तो ये P1 प्रॉमिस कर रहा है, तो ये P1 इस केस में प्रॉमिसर हो गया। P2 भी प्रॉमिसर हो सकता है, जब वो बोलेगा कि मैं तुमको आलू दूंगा, तुम मुझे 100 रुपया दे देना, तो P2 इज प्रॉमिसर। जो इनिशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वो प्रॉमिसर होते हैं इन शॉर्ट। अब प्रॉमिसी जो प्रॉमिस कर देते हैं वो प्रॉमिसी हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? ये जो दो चीज हमने ऊपर कवर किए हैं, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल प्लस प्रोमिसर और प्रोमिसी, ये सब सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। तो ये एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही आता है। ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो अंडर सेक्शन 10 आती है। अब नेक्स्ट आता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 लोग होने ही चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एंड मस्ट बी डेफिनिट। इसका क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट पॉइंट कि कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप डॉक्टर होंगे तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, या आप पढ़े लिखे होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। और मस्ट बी डेफिनिट। डेफिनिट मतलब जैसे ये एग्जाम्पल हमने बताया, इसी एग्जाम्पल से हम लोग सारी चीज़ समझ लेंगे कि मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, तुम मुझे आलू दे देना। तो ये डेफिनिट नहीं है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तुम मुझे 5 किलो आलू दे देना, तो ये डेफिनिट हो जाएगी। तो ये होनी चाहिए, एक डेफिनिट होनी चाहिए। हवा हवा में कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज नल, वो मान्य ही नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है क्लियर, कंप्लीट, कम्युनिकेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए और कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। जो भी सामने वाला प्रोमिसर है, प्रोमिसी है, वो सबके समझ में आनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब जो प्रोमिसर ऑफर कर रहा है और जो प्रोमिसी एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, और कोई कंडीशन उसमें लगी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये P1 ऑफर कर रहा है कि हम 100 रुपये देंगे, तुम हमको 5 किलो आलू दे देना। तो P2 ये नहीं बोल सकता है कि तुम 100 रुपये के साथ साथ मुझे एक गोल्ड कॉइन भी देना, तब मैं 5 किलो आलू दूंगा, क्योंकि ये कंडीशनल हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वही होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, कोई और कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी कंसेसस एट इडम। ये एक लैटिन वर्ड है, इसमें इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वहाँ पे दो लोगों के बीच जो भी डिस्कशन हो, वो दोनों एक पॉइंट पे डिसाइड करें। जैसे 1 किलो में 5 किलो आलू, अगर P1 बोल रहा है कि मैं 100 रुपये में 5 किलो आलू दूंगा, तो P2 को भी वो चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए कि वो 1 किलो में 5 किलो आलू बेच देगा। तो ये कंसेंसस ऑफ एड इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड शुड बी देयर। और नेक्स्ट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि एक लीगलिटी और लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। तो एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने समझाया था पहले, एग्रीमेंट प्लस लीगलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये Woodford वर्सेस Balfour केस था। इसका इलस्ट्रेशन हम लोग लास्ट में सारे इलस्ट्रेशन एक बार में देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, वो दोनों एग्रीमेंट ही कहलाएगी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे रिटन एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, तभी वो वैलिड होगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दैट इज सेक्शन 2 में वो सारे डिफाइंड हैं कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू बी इन राइटिंग एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट और इन अदर वर्ड्स एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन एज वेल एज रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल मॉर्टगेज और लीज। लीज अगर आप 11 महीने से ऊपर बना रहे हो तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज आप उसको कोर्ट लेके नहीं जा सकते हो। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटन, बट अगर सेक्शन 10(2) में रिटन है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको रिटन होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, तो आपको वो करवाना है, तभी आप उसको लीगली बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने समझा दिया कि इन रिटर्न कुछ होनी चाहिए,
समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि इस एग्जाम्पल में P1 और P2 दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि P1 बोल रहा है मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, तुम P2 बोल रहा है मैं तुमको 5 किलो आलू दे दूंगा। तो दोनों कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो सकती, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अगर कंसिडरेशन उस चीज़ को छोड़ दे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो लॉ वॉइड है, वैलिड नहीं है। अब इसमें सेक्शन 2D डिफाइंस करता है कंसिडरेशन को। कंसिडरेशन क्या है ये डिटेल में नहीं जाते, ये बस एक बार आप देख सकते हो। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कोई कुछ प्रॉमिस करता है कि अब तुम मुझे 100 रुपया देना, मैं तुमको 5 किलो आलू दूंगा, तो वो सब कवर है। बस ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। मतलब ये कर चुका है, ये करेगा और ये आगे आने वाले समय में करेगा। तो बस वही चीज़ ये 3 पॉइंट दी है। कंसिडरेशंस आर फॉर इच अदर, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न वाला ही पॉइंट है यहाँ पे। द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर इच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब जैसे यहाँ पे एग्रीमेंट हुई पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच में कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे 5 किलो आलू दे देना। अगर ऐसे एग्रीमेंट ना होके ऐसा होता कि मैं तुमको पहले 50 रुपया दूंगा, फिर और 50 रुपये दूंगा, तुम मुझे पहले 2.5 किलो आलू दे देना, फिर 2.5 किलो आलू दे देना। तो पहला 50 रुपया जब P1 P2 को देगा और P2 उसको 2.5 किलो आलू देगा, तो वो कहलाएगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब कुछ पार्ट जो कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन 100 रुपये का था, 5 किलो आलू का था, मगर उसको पार्ट में फुलफिल किया गया, तो वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाएगा या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कहलाएगा। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जहाँ पे लॉ से नहीं इन्फोर्स किया जा सकता है वो वॉइड कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम इसका मर्डर कर देना। तो मर्डर इज नॉट इट्स इलीगल थिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगी। एक आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो ही गई, किसी 2 पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, तुम मेरे लिए इस आदमी को मार देना, मर्डर कर देना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गई, मगर जब ये कोर्ट में जाएगा, मान लो दूसरा आदमी का दिमाग चेंज हो गया, बोला कि मैं मर्डर करूंगा ही नहीं, मगर उसने 1 लाख रुपया ले लिया। अब वो कोर्ट में जाएगा, पर्सन 1 जिसने बोला था कि मैं तुमको 1 लाख, जिसने 1 लाख रुपया दिया है, तो वो अगर कोर्ट में चला भी जाएगा तो फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुई ही नहीं, क्योंकि हमारा लॉ अलाउ करता ही नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन 1 विल बी द लूजर ऑफ 1 लाख रुपीज़, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है हमारे देश में। अब नेक्स्ट पॉइंट है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इन फॉलोइंग केसेस इज वैलिड। ये तीनों पॉइंट अगर तीनों पॉइंट अगर कवर हो रहे हैं तो एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना भी है तो वो वैलिड कहलाएगा। एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर एग्रीमेंट बनाया गया है लव और अफेक्शन के तर्ज पे, तो वो एग्रीमेंट वैलिड कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कोई पिताजी है, अपने बेटे को 1 लाख रुपया देते हैं और उसके बदले में वो अपने बेटा से कुछ नहीं चाहते हैं, तो ये लव एंड अफेक्शन के तौर पे उसने 1 लाख रुपया दिए। और एग्रीमेंट में अगर वो लिखवा भी लेते हैं तो उसमें कुछ कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है कि 1 लाख रुपया अगर मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ तो बेटा मुझे ये वापस करेगा, तो ये एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। मगर ये तीनों पॉइंट उसमें आने चाहिए। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन ईच अदर। नियर रिलेशन क्या होती है, मतलब माँ बाप, वाइफ, बच्चे, भाई बहन, तो ये नियर रिलेशन में होने चाहिए। तीसरा आता है विच इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ये राइटिंग भी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, तभी ये 3 पॉइंट अगर आप कंप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है, तो ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगी। ठीक है। एन एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स पहले भी
हमने डिस्कशन किया है कि मस्ट नॉट बी इलीगल, मस्ट नॉट बी फ्रॉड, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हमने देख लिया और उसमें एक इलस्ट्रेशन और केस था एसएल फर्नांडिस वर्सेस वीएम फर्नांडिस। ये हम लोग लास्ट में बुक से ही देख लेंगे सारे इलस्ट्रेशन एक बार में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, सेम थिंग इन द सेम सेंस व्हेन इट इज़ नॉट। कंसेंट मतलब होता है हाँ करना, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट में डिस्कशन है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, मतलब कंसेंट जो आप हाँ कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो बिल्कुल ही फ्री होनी चाहिए। और अगर वो फ्री नहीं होगा किस केस में? अगर वो ये 5 केसेस हैं, इस केस में अगर ये केस हो रहे हैं तो वो कंसेंट फ्री नहीं कहलाएगा एज पर कोर्ट। तो पहला है कोअर्जन। कोअर्जन मतलब ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती आप किसी को बंदूक दिखा के साइन करवा ले लो, अगर कोर्ट में प्रूफ हो गया कि आपने ज़बरदस्ती करके उस पर साइन कराया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप इन्फ्लुएंस डलवा रहे हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस डलवा रहे हो या आपके जान पहचान के या किसी गैंगस्टर से आप इन्फ्लुएंस करा के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो तो वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो वो भी आपका वैलिड नहीं होगा। तीसरा फ्रॉड करके, मतलब झूठ बोल के आप कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ और लिखवा ले रहे हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगी। दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब बात जो कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको मिस रिप्रेजेंटेशन करके या इधर उधर घुमा के लिखना, तो वो भी एक तरह से वैलिड नहीं होगी। और ये सब का एक एक सेक्शन है। कोअर्जन का सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन 16, फ्रॉड का सेक्शन 17 और मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 18। और मिस्टेक, अगर मिस्टेक भी होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो फ्री नहीं कहलाएगी और फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। और सेक्शन 20, 21, 22 इसके बारे में बात करता है। उतने अंदर हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में जितना दिया हुआ है उतना ही करना है, आपको एग्ज़ाम पास करना है। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इस टॉपिक में देखते हैं क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट। जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो कुछ सर्टेन टर्म्स में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था P1 और P2 के बीच में, जैसे P1 बोल रहा है मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे आलू देना, तो ये एक तरह से डेफिनिट नहीं है। इसमें बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तुम मुझे 5 किलो आलू देना, तो ये एक तरह से डेफिनिट हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा और वेग नहीं होगा। दूसरा आता है द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड शुड नॉट बी ऑफ समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें एग्रीमेंट में नहीं कर सकते हो आप। जैसे कि मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा, तुम मेरा पॉल्यूशन 0 कर देना, तो ये एक तरह से वेग है और ये इम्पॉसिबल है कि आप पॉल्यूशन 0 कर दो, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल 0 कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी आप एग्रीमेंट में नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयरिंग वॉइड। और ये इस टॉपिक में ये बताना चाह रहा है कि हर कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ चीज़ें आपको अपना कॉग्निजेंस से भी समझना पड़ेगा। जैसे ये राइनोसोरस की डीलिंग इंडिया में बैन है, मगर आप उसको एग्रीमेंट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए कि फॉरेन में तो अलाउ है, मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो ये भी वैलिड नहीं होगी, ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगी। इस टॉपिक से यही बताया गया है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ये सेक्शन 11 के अंदर कवर किया गया है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला कि मेजर कर सकते हैं। मेजर कौन होते हैं? जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं वो मेजर कहलाते हैं। दूसरा साउंड माइंड, सेक्शन 12 में कवर है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि वो उसको समझ आना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और रैशनल जजमेंट भी उसके होनी चाहिए कि ये जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट सही हो रहा है। तीसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कि कोई भी लॉ से
उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। जैसे अभी जैसे किसी पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक ये किसी कंपनी के डायरेक्टर में साइन नहीं कर पाएगा, मतलब ये इसके अंडर आ जाएगा, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। नेक्स्ट है एक टर्म है सेटिंग असाइड, मतलब डजेंट हैव एनी लीगल इफेक्ट। अगर कोर्ट सिट असाइड कर देती है कोई भी लॉ को या कोई भी जजमेंट को तो उसकी लीगल इफेक्ट खत्म हो जाती है। रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट ने सेट असाइड किया था। गार्जियन कैन डू कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। 18 साल से कम है तो गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड अनसाउंड। जैसे कि इसमें हमने देखा था कि साउंड माइंड वाले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन कभी साउंड माइंड में रहा हो, कभी साउंड माइंड में नहीं रहता हो। तो जब वो साउंड माइंड में रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इवन दो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनसाउंड माइंड में हो। दूसरा है कि अनसाउंड माइंड वाले जो मैक्सिमम टाइम अनसाउंड रहते हैं, कभी कभी साउंड माइंड में रहते हैं, तो वो साउंड माइंड में अगर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो साउंड माइंड में हो, तो उसका यही मतलब है। लास्ट है ये बैंक कस्टमर का रिलेशनशिप। एक तो पैसा जब डिपॉजिट होती है तो क्रेडिटर डेबिटर का रिलेशनशिप होता है। जब बैंक लोन देती है तो बैंक क्रेडिटर हो जाती है और जो कस्टमर लोन लेते हैं वो डेटर हो जाते हैं। दूसरा है बेली बेलर, जो भी कोई देता है उसमें अर लगता है, मतलब लास्ट में बेलर, मतलब जो दे रहा है वो अर लगेगा उसमें। जैसे यहाँ सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, या तो कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, तो वो बेलर कस्टमर हो जाएगा, बेली बैंक हो जाएगी। एजेंट प्रिंसिपल, किसी के बिहाफ में हम लोग चेक कलेक्ट करते हैं तो हम लोग एजेंट हो गए, और प्रिंसिपल जिसका चेक हम लोग ले रहे हैं वो प्रिंसिपल हो गया। लेसर लेसी, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, मतलब अगर हम लोग अपना लॉकर दे रहे हैं तो कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक लेसर हो गया। और कौन ले रहा है, जो ले रहा है वो सी होता है लास्ट में, तो कस्टमर ले रहे हैं तो लेसी कस्टमर हो गया। सो दैट्स इट विद द फर्स्ट चैप्टर 25A वी हैव कंप्लीटेड। मॉड्यूल ख़त्म होते ही सारे नोट्स अपलोड होंगे फेसबुक ग्रुप में, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू।